हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हमें बीएनएसएस के अंतर्गत एक नया चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर में हमें एक सेक्शन पढ़ना है। उस सेक्शन का नाम है FIR, जो कि सेक्शन 173 के अंतर्गत प्रावधान करता है। अब देखिए, ये जो पूरा चैप्टर है आपका, ये प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, ये तीनों लिहाज से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और आज मैं ये कोशिश करूंगा कि जो मैं एक सेक्शन आपको सेक्शन 173 बताऊंगा, ये पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाए। देखिए, यदि आपको बीएनएसएस के अंतर्गत अगर पिछली क्लासेस चाहिए, इससे पहले वाली क्लासेस या आगे जो मैं पढ़ाऊंगा उनकी क्लासेस चाहिए, तो आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। और क्लास ज्वाइन कैसे करेंगे, इसके लिए आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास मैं एक डेमो के रूप में यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, क्या पढ़ना है हमें, चैप्टर का नाम क्या है, ये ध्यान से समझिए आप। पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां, ये कहां है, ये चैप्टर 13 में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 173 से लेकर 196 तक प्रावधान किया गया है। यही चीज सीआरपीसी में कहां बताई गई थी, ये चैप्टर 12 में बताया गया था। सेक्शन 154 से 176 तक प्रावधान किया गया था। अब यहां समझिएगा, ये जो चैप्टर है हमारा, ये दो चीजों की बात करता है। पुलिस को दो चीजों की बात करता है। क्या क्या है, पहला, पुलिस को इत्तला की बात करता है। दूसरा, उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों को बताता है। ठीक है, इत्तला और अन्वेषण के संबंध में ये चैप्टर आपका प्रावधान करता है। क्लियर। तो 173 क्या कह रहा है, सेक्शन हमारा 173 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पिछला हम जो सीआरपीसी में पढ़ते थे वो कहां था, सेक्शन 154 में हम लोग पढ़ा करते थे। क्या, FIR। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा है, क्या FIR की कहीं डेफिनेशन भी बताई गई है? तो न तो सीआरपीसी में बताई गई थी, न तो बीएनएसएस के अंतर्गत बताई गई है। आप एक क्वेश्चन का जवाब मुझे दे दीजिएगा कि जो FIR है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, ये क्या कहीं आपको दिखती है, कहीं लिखा हुआ कहीं दिखता है बीएनएसएस के अंतर्गत? आप पूरा बीएनएसएस पढ़ लीजिए, वहां आपको कहीं भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं दिखेगी, सिवाय एक सेक्शन को छोड़कर। पूरे बीएनएसएस के अंतर्गत एकलौता एक ही सेक्शन है जहां पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी गई है। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि ये कहां लिखा गया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आंसर अगर आपको जानना है तो इसके लिए मेरी क्लास ज्वाइन करना होगा। आने वाले आपके क्लास में मैं ये चीज बताऊंगा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहां लिखी गई है। देखिए, हम सेक्शन में पहले आए, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या जानकारी पता होनी चाहिए आपको, आप समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है। कौन है, ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। इसको किसी ने लूट लिया या इसके साथ कोई क्राइम घटित हो गया। हाँ, अब ए कहां जाएगा, इसके पास दो विकल्प हैं, ठीक है। रिपोर्ट दर्ज कराने का, जो मामला घटित हुआ इसके साथ, उसको बयान करने का दो विकल्प है। किसके पास, ए के पास, क्योंकि वारदात किसके साथ हुई, ए के साथ हुई। दो विकल्प कौन कौन से, एक तो ये कहां जा सकता है, एक तो वो पुलिस के पास जा सकता है, ठीक है। दूसरा कहां जा सकता है, दूसरा मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, ठीक। अब यदि पुलिस के पास गया तो वहां पर दो मामले होंगे। पुलिस के पास गया तो यहां पर FIR दर्ज हो सकती है, ठीक। अब या क्या हो सकता है, NCR दर्ज हो सकती है, ठीक है। यदि पुलिस के पास गया तो FIR या NCR दर्ज हो सकता है, जैसा मामला होगा उस हिसाब से वो चीजें दर्ज होंगी। अब यदि मजिस्ट्रेट के पास गया तो क्या हो सकता है, कंप्लेंट दर्ज होगा। समझिएगा,
ए के साथ कोई वारदात घटित हुआ, ए के पास दो विकल्प हैं, या तो वो पुलिस के पास जाए या तो कहां जाए, मजिस्ट्रेट के पास। पुलिस के पास जाता है तो एफआईआर या एनसीआर दर्ज हो सकता है, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो कंप्लेंट दर्ज होगा, परिवाद हम जिसे कहते हैं वो दर्ज हो सकता है। क्लियर? अब ये बताएगा कौन, कैसे पता चलेगा कि फला ए नाम के व्यक्ति पर क्या अपराध घटित हुआ, क्या ये संज्ञेय मामला है, असंज्ञेय मामला है, ये पता कैसे चलेगा? भाई एक जरूरी नहीं है कि बीएनएसएस पढ़ा हो, उसको तो जानकारी है नहीं कि भैया जो अपराध घटित हुआ ये संज्ञेय मामला है या असंज्ञेय मामला, वो तो नहीं बताएगा। तो जानकारी पता कैसे चलेगी? ये हमें जानकारी बीएनएसएस के अंतर्गत ही पता चलेगी। और ये पता कहां चलेगा? अनुसूची जो शेड्यूल आपने पढ़ा होगा, दो शेड्यूल है, वहां फर्स्ट शेड्यूल ये बताता है कि मामला जो है वो कैसा होगा, संज्ञेय मामला होगा, असंज्ञेय मामला होगा। तो उससे ये जानकारी पता चलेगी कि जो ए के साथ जो वारदात घटित हुई वो कैसी है, वो संज्ञेय मामले के अंतर्गत आती है या असंज्ञेय मामले के अंतर्गत आती है। ठीक, तो उसी हिसाब से यहां रिपोर्ट दर्ज होगी। संज्ञेय के अंतर्गत आता है तो वो एफआईआर दर्ज होगा, असंज्ञेय के अंतर्गत आता है तो एनसीआर दर्ज होगा। क्लियर बात? अब यही एफआईआर हम लोग कहां पढ़ेंगे? ये एफआईआर हम लोग यहां सेक्शन 173 के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि कहीं भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी देखने को, लेकिन एकलौता एक ही सेक्शन है जहां पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब समझते हैं हम लोग कि आखिर एफआईआर होता क्या है। एफआईआर क्या है? एफआईआर को एक सिंपल भाषा में आप समझिएगा कि जब कोई वारदात ए नाम के व्यक्ति के साथ हो रही है या किसी व्यक्ति के साथ हो रही है, मान लीजिए इनके साथ हो रही है कोई वारदात, और ये चले जाते हैं कहां? पुलिस स्टेशन। पुलिस अधिकारी को अपना बयान देते हैं, बताते हैं कि भैया मेरे साथ फला फला चीज हुई। क्या हुआ? ये बताते हैं कि भैया मैं सैलरी मिली थी, मैं नोट गिन रहा था और जेब में रखा, चला रोड पे, थोड़ा सा अंधेरा था, वहां दो बदमाश आ गए, मुझे कनपटी पे बंदूक सटाया, मैं आनाकानी कर रहा था, नहीं दे रहा था, मेरा हाथ तोड़ दिया, मारा घूसे से और दांत टूट गए मेरे। ये सब चीज कौन बताता है? वो ए नाम का व्यक्ति बता रहा है पुलिस स्टेशन में। वो ये बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ, ये थोड़ी ना बताएगा कि आप भैया पुलिस अधिकारी नोट करिए संज्ञेय मामला हुआ मेरे साथ या असंज्ञेय मामला हुआ, ऐसा नहीं है। वो मामला बताएगा कि उसके साथ क्या घटित हुआ, वो बताएगा। फिर उसके बताने के बिहाफ पर तय किया जाएगा कि भैया वो मामला जो हुआ, घटित हुआ इसके साथ, वो संज्ञेय प्रकृति का है क्या असंज्ञेय प्रकृति का है। क्लियर? तो ये पुलिस अधिकारी उस बिहाफ पर उसकी रिपोर्ट दर्ज करता है। तो जब रिपोर्ट वो दर्ज की जाती है, मान लीजिए ये संज्ञेय मामला के अंतर्गत आता है, तो वही रिपोर्ट वो क्या कहलाती है? एफआईआर कहलाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, और जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, अन्वेषण शुरू होता है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? अन्वेषण होता है, जांच होता है, विचारण होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होता है और ट्रायल होता है। तो सबसे पहली कड़ी कौन सी होती है? हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, अन्वेषण होती है। अन्वेषण कब स्टार्ट होगा? जब रिपोर्ट दर्ज होगी, तब जाके अन्वेषण हमारा स्टार्ट होगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि जो मामला दर्ज करवा रहा है व्यक्ति सिर्फ वही व्यक्ति दर्ज कराए जिसके साथ मामला घटित हुआ ना। कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, या हम कहें रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। यह जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति दर्ज कराए जिसके साथ मामला घटित हुआ है, यह नहीं जरूरी है। अभियुक्त व्यक्ति भी क्या एफआईआर दर्ज करा सकता है? तो आपका आंसर होगा यस, दर्ज करा सकता है। वही नहीं बल्कि उसके बिहाफ पर जिसके साथ मामला घटित हुआ, उसके बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति भी मामले को दर्ज करा सकता है। क्लियर बात? अब यहां समझिएगा, यहां लिखा गया हेडिंग ध्यान से समझिएगा कि पुलिस को इत्तला, यहां इत्तला लिखा गया है। इत्तला या हम कहें सूचना। अब ये इत्तला या सूचना कैसी हो सकती है? ये इत्तला या सूचना दो तरीके हो सकती है। एक हो सकती है एफआईआर के अंतर्गत, ठीक, एक हो सकती है एनसीआर के अंतर्गत। सूचना संज्ञेय प्रकृति की भी हो सकती है या असंज्ञेय प्रकृति की भी हो सकती है।
ठीक है भाई, यहां लिखा ना पुलिस को इत्तला, आप सूचना दे रहे हैं, वो दोनों तरीके की हो सकती है, चाहे संज्ञेय प्रकृति की हो सकती है या असंज्ञेय प्रकृति की हो सकती है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है पुलिस को इत्तला। हम आगे पढ़ेंगे कि संज्ञेय मामले से संबंधित सेक्शन कौन से हैं, तो सेक्शन ये 173 आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एनसीआर अर्थात असंज्ञेय मामले में कैसे इत्तला दी जाएगी, उसके संबंध में हम आगे पढ़ेंगे। 174 बताता है, ठीक है। तो ये इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियां, इसीलिए सबसे पहले शब्द आया है इत्तला। जब आप इत्तला दे रहे हैं उसके बाद ही आपका अन्वेषण या हम कहें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने सेक्शन पे। ये जो ग्राफ हमने बताया है, जो आपके दिमाग में हमने चीजें थोड़ा सा सेट की हैं एग्जांपल के थ्रू, तो ये समझने में आपको मदद करेगी, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब आप क्लियर समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मैं बताऊंगा तो आप अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आप प्लीज बेयरएड खोल लीजिए। अब यहां पर देखते हैं क्लॉज वाइज क्लॉज हम चलेंगे, क्योंकि यहां पे आपको क्लॉज जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए क्लॉज 1 लिखा है, हमने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, टोटल 4 आपके क्लॉज हैं। और फर्स्ट में क्या कहा गया, सेकंड में क्या कहा गया, थर्ड में क्या कहा गया, फोर्थ में क्या कहा गया, सभी क्लॉज को आपको जानना बेहद जरूरी है। चाहे आपका प्री होगा, मेंस होगा, हर जगह आपको काम देगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 173 संज्ञेय मामलों में इत्तला। अब आप सबसे पहले मुझे यह बताइए कि संज्ञेय मामला कहां बताया गया है, कहां संज्ञेय अपराध या हम कहें संज्ञेय मामले को बताया गया है, कहां डिफिनीशन इसकी बताई गई है, क्या आपको याद है? आप अपने आप आंसर दे लीजिए, याद है कि नहीं याद है? चलिए मैं बताता हूं। संज्ञेय मामले को कहां है, ये सेक्शन 2G में बताया गया है, ठीक है। सेक्शन 2 के क्लॉज जी में संज्ञेय मामले को बताया गया है, एक बार आप जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो संज्ञेय मामलों में इत्तला। अब क्या हो रही है, अब कहानी यहां से शुरू हो रही है। ठंडे दिमाग से आप खाली चुपचाप जो मैं बोल रहा हूं चुपचाप सुनते रहिए, फिर आप बेयरएड पढ़ते जाएंगे, एकदम धारा प्रवाह आपको समझ में चीजें आती रहेंगी, कहीं मस्तक पे कोई भी शिकन आपकी नहीं आएगी, ठीक है। चल, तो संज्ञेय मामलों में इत्तला कैसे हो रही है, ध्यान से समझिए। संज्ञेय अपराध, यदि कोई व्यक्ति सूचना देने आ रहा है, वो किससे संबंधित है, संज्ञेय अपराध से संबंधित है, ठीक है। तो संज्ञेय अपराध से संबंधित वो सूचना है, तो थाने के भारसाधक अधिकारी को वो क्या करना होगा, अभिलिखित करना होगा। क्या हम कहें कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना देना चाह रहा है, तो वो किसको देगा, वो थाने के भारसाधक अधिकारी को देगा, ठीक। अब ये सूचना या इत्तला कैसे दी जाएगी, वो 3 तरीके से दी जा सकती है। फर्स्ट, लिखित रूप में दी जा सकती है, रिटन रूप में, ठीक है, लिख के दे दे, या मौखिक रूप में दी जा सकती है, बोल दे रहा है वैसे दी जा सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जा सकती है। 3 माध्यम है जिनके द्वारा ये आपका इत्तला या सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, ठीक। लिखित रूप में दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भाई लिख के किसी अन्य के माध्यम से भी दे सकता है। मौखिक गया, बता दिया कि भैया ये हमारे साथ वारदात हुई, ये गए पुलिस स्टेशन में बता दिए कि भैया हमारे साथ ये वारदात हुई, मेरा एक हाथ तोड़ दिया गया, दांत टूट गया और जमीन पे गिरा है, तो ये सब चीजें वो बता सकते हैं, ठीक है। तो जब मौखिक रूप से दी गई, ध्यान रखिए, जब मौखिक रूप से दी जा रही है वो सूचना, तो वहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। ध्यान से समझिए, मौखिक दी गई, अब यहां देखिए, यदि सूचना मौखिक दी गई है तो क्या होगा, लिखा जाएगा। कौन लिखेगा, पुलिस अधिकारी। पुलिस स्टेशन में आपने गए, वहां बताए तो वो लिखा जाएगा। फिर क्या होगा, पढ़कर सुनाया जाएगा आपको कि भैया जो आपने बताया है वही लिखा गया है ना, कहीं कोई और चीजें उसमें ऐड तो नहीं की गई या कोई चीज छोड़ तो नहीं की गई, तो आपको पढ़कर सुनाया जाएगा। तो पहला लिखा जाएगा, दूसरा पढ़कर सुनाया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, व्यक्ति का उस पर हस्ताक्षर होगा। किसका, जो सूचना दे रहा है उस व्यक्ति का उस पर हस्ताक्षर होगा। क्लियर। आइए, ये हुई बात मौखिक की।
अब यह इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सूचना दी जा सकती है। ये कैसे दी जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से सूचना जैसे फोन से दी जा सकती है। फोन के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इसी से संबंधित मैं आपको आगे केस लॉ बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से केस लॉ है उससे संबंधित। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी क्या है, एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। और जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बताई जाएगी वारदात, जो बताया जाएगा उसको क्या किया जाएगा, लेखबद्ध किया जाएगा उसको भी। और क्या किया जाएगा, 3 दिन के भीतर उस व्यक्ति को जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दे रहा है उसको वहां पर हस्ताक्षर करना होगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको समझ में आई। ये 3 तरीके से सूचना दी जा रही है। मौखिक दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक दिए तो क्या होगा, ठीक है। अब इस सूचना, जो ये सूचना चाहे मौखिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, लिखित है, ये सूचना जो है ये रजिस्टर में लिखी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट ये है, रजिस्टर में लिखी जाएगी। रजिस्टर कौन सा? चिक रजिस्टर होता है। अगर किसी ने मेरे से पुलिस एक्ट पढ़ा होगा तो हमने वहां विस्तार में बताया है आपको कि जब एफआईआर दर्ज की जाती है या एनसीआर दर्ज किया जाता है तो एक हर थाने में एक रजिस्टर रखा जाता है, उसे हम कहते हैं चिक रजिस्टर। और जब उसका सारांश लिखना होता है तो वो सारांश कहां लिखा जाता है, जीडी में लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं जनरल डायरी, ठीक है, जीडी में लिखा जाता है। अब ये जीडी हम पुलिस एक्ट में कहां पढ़ते हैं, सेक्शन 44 में हमें जनरल डायरी देखने को मिलती है, ठीक है। इसका उल्लेख आप यहां पे करेंगे। देखिए यही तरीका है, जब आप मेंस भी लिखते हैं तो इन सब छोटी छोटी चीजों का जिक्र वहां पे करेंगे तो एग्जामिनर की नजर पड़ता है और ये सोचता है कि इसने औरों से थोड़ा अलग लिखा है, ठीक है। तो यही सब नंबर बढ़ाते हैं। थोड़ा सा लिख दीजिए पुलिस एक्ट में यहां यहां प्रावधान किया गया है, तो एग्जामिनर को लगेगा ना कि हाँ भाई लड़का सिर्फ बीएनएसएस ही तक नहीं सीमित है बल्कि पुलिस एक्ट और रेगुलेशन को भी इसने पढ़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी सूचना रजिस्टर में लिखी जाएगी, ठीक। अब आइए 2 परंतुक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक वाला ये नया जोड़ा गया है बीएनएसएस के अंतर्गत, पहले नहीं था। परंतु अब ध्यान से समझिए, यदि किसी महिला द्वारा जिसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 64 से लेकर 71 तक और 74 से लेकर 79 या धारा 124 के अधीन अपराध किया गया है या अपराध का प्रयत्न किया गया है, तो ऐसी सूचना, अगर महिला द्वारा ऐसी सूचना दी जाती है तो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। अब ध्यान से समझिए, अगर महिला के साथ, किसी महिला के साथ कोई अपराध घटित होता है, वो अपराध कैसा, वो महिला से संबंधित कोई अपराध उसके साथ घटित होता है, ठीक है, और वह जाती है महिला एफआईआर लिखवाने, तो उसे कौन लिखेगा, उसे लिखेंगे महिला पुलिस अधिकारी लिखेंगे या महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लीजिए, महिला जा रही, महिला से संबंधित अपराध हो रहा है किसी महिला के साथ, वो पीड़ित है तो वो एफआईआर लिखवाने जा रही है। और वो कौन सा सेक्शन, सेक्शन याद रहे 64 से 71, 74 से 79 और 124 के अधीन अगर अपराध हुआ है तो वह एफआईआर लिखेगा कौन, महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा वो रिपोर्ट लिखी जाएगी, ठीक। दूसरा परंतु, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध बीएनएस के सेक्शन 64 से लेकर 7 नहीं है 71, यहां 71 कर लीजिए, 71 कर लीजिए, 64 से 71, 74 से 79 सेक्शन 124 के अधीन अपराध किया गया है और ऐसा व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से क्या है, निशक्त है, तो ऐसे अपराध की रिपोर्ट उसके निवास स्थान पर या सुगम स्थान पर द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। यहां क्या कहना चाह रहे हैं, यहां ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है, इससे संबंधित अगर कोई अपराध उसके साथ हुआ है या अपराध का प्रयत्न हुआ है और वह व्यक्ति कैसा है, वो अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से क्या है, अस्वस्थ है,
निःशक्त है, मतलब अस्वस्थ है। जैसे कि मान लीजिए उसका हाथ पैर कट गया है या मानसिक रूप से वो बीमार रहता है, विकृत रहता है या पागल रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उस दशा में ऐसी रिपोर्ट कहां दर्ज की जाएगी? जहां वह व्यक्ति रहता है उसके निवास स्थान पर दर्ज की जाएगी, या वह व्यक्ति जहां वो बताए, सुगम स्थान बताए कि भाई यहां आप आ जाइए, यहां अच्छा स्थान है, तो उस सुगम स्थान पर उस व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, अभिलिखित की जाएगी। अब कैसे की जाएगी? द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में की जाएगी, अर्थात कि उस व्यक्ति की बोलचाल जो है उसको वो जो द्विभाषीय है वो समझ सके कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो उनकी उपस्थिति में वो रिपोर्ट अभिलिखित की जाएगी। क्लियर? आई होप आप दोनों परंतु समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कैसे तैयार की जा रही है? ध्यान रखिएगा, ऐसे इत्तला वीडियो फिल्म द्वारा तैयार की जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी इसका। ठीक है, रिपोर्ट करते समय। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन शीघ्र अभिलिखित कराएगा। ठीक, तो ये हुई बात किसकी? क्लॉज 1 की। इतनी कहानी हो गई। अब आइए सेकंड क्लॉज। देखिए, सेक्शन 173 के क्लॉज 2 में कहा गया इत्तला की प्रतिलिपि। अब देखिए, जो सूचना दी गई थी उसकी एक प्रतिलिपि किसको दी जाएगी? इत्तला देने वाले को दी जाएगी। और कैसे? निःशुल्क दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, निःशुल्क दी जाती है। ठीक है, यह हुआ दूसरा क्लॉज। थर्ड क्लॉज आइए, इसको जोड़ा गया है सेक्शन 173 के अंतर्गत। ये क्लॉज 3 जो है इसको जोड़ा गया है सीआरपीसी में। ये पहले नहीं था, अब बीएनएसएस के अंतर्गत ये नया लाया गया। क्या कहा गया इसमें? संज्ञेय अपराध की इत्तला की प्राप्ति पर, जिसमें 3 से 7 वर्ष तक का दंड है, थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे अधिकारी की अनुमति से जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच करेगा। पुलिस अधिकारी को यह लग रहा है कि यह मामला जो है वो संज्ञेय मामला नहीं है, तो अपने संतुष्टि के लिए, कि वो संतुष्ट हो जाए, इसके लिए वो क्या करता है? प्रारंभिक जांच करेगा। कौन? पुलिस अधिकारी। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां प्रारंभिक जांच की जा रही है, इंक्वायरी, जबकि इंक्वायरी किससे होती है? मजिस्ट्रेट हमेशा करता है। पुलिस क्या करता है? अन्वेषण करता है। अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है? साक्ष्य को एकत्र करना होता है। तो यहां प्रारंभिक जांच पहले की जा रही है, किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा, थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है। क्या चेक करने के लिए? क्या वाकई में यह मामला है कि नहीं, संज्ञेय मामला है कि नहीं। तो यह प्रारंभिक जांच की जा रही है। लेकिन कैसे प्रारंभिक जांच की जाएगी? जब वो मामला, जो अपराध है, वो 3 से 7 वर्ष तक की परिधि में आता है, अर्थात कम से कम 3 वर्ष का हो, अधिकतम 7 वर्ष तक का वो अपराध हो, तब ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और कैसे होगी? अनुमति से होगी। किसकी अनुमति लेनी है? उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति से अनुमति लेकर ऐसी जांच की जाएगी। ठीक है, यह कब की जा रही है? जब वो अपराध 3 से 7 वर्ष तक का है। यदि 7 वर्ष से अधिक है तो क्या होगा? 7 वर्ष से अधिक है तो उस दशा में न तो अनुमति की आवश्यकता है, न ही प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है। ठीक है, ये रही बात क्लॉज 3 की। क्लॉज 4 क्या कहता है कि यदि थाने का भारसाधक अधिकारी सूचना दर्ज करने से मना करता है, तो ऐसी सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी को अन्वेषण के लिए भेज सकता है। अब यहां ध्यान रखिए, 3 चीजें होती हैं। पहली बात, आदमी कहां जाता है? पुलिस अधिकारी के पास जाएगा। ठीक है, गया पुलिस अधिकारी के पास, थाने में गया, रिपोर्ट दर्ज कराया, उन्होंने क्या? ना, हम नहीं करेंगे, जाइए जहां जाना है। अब वो व्यक्ति यहां से असंतुष्ट रहा, अब कहां जाएगा? अब जाता है एसपी के पास। एसपी को डाक द्वारा चीजों को भेजता है, अपनी बातों को लिख कर डाक के माध्यम से भेजता है। अब मान लीजिए एसपी ने भी इनकार कर दिया कि जाओ, हम नहीं करेंगे, नहीं रिपोर्ट दर्ज करते, नहीं अन्वेषण करते, क्या करोगे? अब कहां जाएंगे आप? अब आप मान लीजिए यहां से भी गए, यहां से भी गए, तो लास्ट आपका ऑप्शन बचता है मजिस्ट्रेट के पास आप जाएंगे। ठीक है, पुलिस स्टेशन गए, पुलिस अधिकारी ने मना कर दिया तो आप जाते हैं एसपी के पास, एसपी ने मना कर दिया तो अब आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेन करेंगे। ठीक है,
कि हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए और अन्वेषण किया जाए। क्लियर? तो यहां कंप्लेंट की जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात कहा जा रहा है कि यदि थाने का वारसागत अधिकारी सूचना दर्ज करने से मना कर देता है तो ऐसी सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक इनको एसपी को अन्वेषण के लिए भेज सकता है। तब एसपी क्या कर सकते हैं, खुद वो स्वयं अन्वेषण कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के लिए निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, एफआईआर एक सारवान साक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, सारवान साक्ष्य नहीं होता है। इसका उपयोग सूचनादाता के साक्ष्य की, जो सूचना दे रहा है उसकी बात चल रही है, उसके साक्ष्य की संपुष्टि के लिए या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, कहा गया कि एफआईआर जो लिखवाया जा रहा है वो क्या है, सारवान साक्ष्य नहीं है। इसका उपयोग कहां किया जाएगा, उपयोग सूचनादाता के साक्ष्य का संपुष्ट या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। अब ये ध्यान रखिएगा, संपुष्ट और खंडन बताया जा रहा है। अच्छा, संपुष्ट जो है, हम जब एविडेंस पढ़ा करते थे तो वहां सेक्शन 157 पढ़ा करते थे, और जब हम खंडन की बात करते हैं तो 145 पढ़ा करते थे, एविडेंस पुराना वाला। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइएगा, अब जो बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहां किस सेक्शन में इनको बताया गया है, संपुष्ट जो सेक्शन 157 था अब वो कहां चला गया है, और 145 जो खंडन की बात करता था अब वो बीएसए में कहां है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये रही बात पूरी सेक्शन 173 पर। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी रुकिएगा, अभी और आगे मुझे पढ़ाना है, आप छोड़ के मत चले जाइएगा वीडियो, तो अभी थोड़ा सा ठहरे रहिए। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाना यहां तक अच्छा लग रहा है और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण केस लॉ है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। देखिए, फर्स्ट है आपका सुनील वर्सेस स्टेट, या सुनील कुमार आप पूरा नाम लिख सकते हैं, सुनील कुमार वर्सेस स्टेट। इसमें कहा गया फोन पर भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। मैंने आपको पीछे ही बताया कि फोन पे क्या है, एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है, अच्छा एक चीज हमें याद आया, ध्यान से समझिएगा, यहां पे ये क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को हस्ताक्षर करना होगा। और आया कोई व्यक्ति, सूचना दिया, इत्तला दिया, ठीक है, उसको लिख लिया गया, लिखने के बाद क्या किया गया कि भाई उसको पढ़कर सुनाया गया, पढ़कर सुनाने के बाद उस व्यक्ति का हस्ताक्षर कराया गया। ठीक है, उससे कहा गया भैया इस पे हस्ताक्षर कर दो, कर दे तब तो ठीक है, वाह वाह। अगर नहीं किया तो क्या होगा, अगर नहीं किया तो वह व्यक्ति कहां जाएगा, सेक्शन 215 BNS के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 215 BNS के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा, यहां ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका केस लॉ है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस भारत संघ 2016 का मामला है। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया था कि भाई जब आपका एफआईआर हो गया है तो 24 घंटे एफआईआर दर्ज हो गया तो 24 घंटे के भीतर उसकी कॉपी क्या कीजिए, ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। मामला याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ, ये ध्यान रखिएगा। फिर ललिता कुमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने एफआईआर लिखा और ललिता कुमारी को नहीं लिखा तो क्वेश्चन आपका या कहें आंसर आपका अधूरा रहेगा। ठीक है, ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2013 का मामला है। इसमें कहा गया संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है। आप लिखेंगे, यदि मामला संज्ञेय है तो आपको लिखना मैंडेटरी कर दिया गया है। आप कोई भी प्रारंभिक जांच किए बिना आप एफआईआर दर्ज करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, रसिक लाल दलपत राम ठक्कर वर्सेस गुजरात राज्य 2010 का मामला है। इसमें कहा गया पुलिस क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर एफआईआर पंजीबद्ध करने से इनकार नहीं कर सकती। यही मामला आपका 0 एफआईआर होता है। ठीक है, कि अगर मामला दर्ज कराने कोई व्यक्ति आया है, वह मामला संज्ञेय प्रकृति का है, तो बिना क्षेत्राधिकार के जहां वो जाना चाह रहा है उस पुलिस स्टेशन में जा सकता है और मामले को दर्ज करा सकता है। ठीक है, तो यही बात यहां कही है, पुलिस क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर
एफआईआर पंजीबद्ध करने से कोई भी पुलिस अधिकारी इंकार नहीं कर सकता। ठीक, नेक्स्ट सकीरी वासु वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2008 का मामला है। इसमें कहा गया सक्षम मजिस्ट्रेट पुलिस को एक एफआईआर में विस्तृत एवं निष्पक्ष अनुसंधान करने का निर्देश दे सकता है। ठीक, एंड नेक्स्ट अमिश देवगन वर्सेस भारत संघ का मामला है। इसमें यह कहा गया कि एक ही घटना की कोई दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती। ऐसे मामलों में पहले दर्ज की गई एफआईआर को मुख्य एफआईआर और अन्य सभी को कथन माना जाना चाहिए। इसमें यह कहने का मतलब है कि यदि कोई मामला एक है और उससे संबंधित कई आपको क्या है रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, तो इसमें यह कहा गया है तो क्या सभी ये एफआईआर माने जाएंगे? तो इसमें कहा गया कि नहीं, सभी नहीं माने जाएंगे। जो पहली बार मामला दर्ज हुआ है, रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो वही आपका पहला रिपोर्ट जो दर्ज हुआ है वही एफआईआर माना जाएगा। बाकी जो है वो क्या माने जाएंगे? वो स्टेटमेंट माने जाएंगे, कथन माने जाएंगे। इसी के संदर्भ में यह बात कही जाए कि एक ही घटना की कोई दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में पहले दर्ज की गई एफआईआर को मुख्य एफआईआर ध्यान रखिएगा और अन्य सभी को क्या माना जाएगा? स्टेटमेंट माना जाएगा, कथन माना जाना चाहिए। ठीक, लास्ट अग्नु नागेशिया वर्सेस बिहार राज्य का मामला है। ये कहां से संबंधित है? ये आपका 173 से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह आपका जो 173 है सेक्शन आपका कंप्लीट रहा। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अगर मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि आपको आगे की क्लासेस चाहिए तो इसके लिए आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर भी एक बार और मैं बता देता हूं कि इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।